नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमार कार्तिकेय, सह आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है एशिया की मृदा। पिछले लेक्चर में हमने एशिया की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम एशिया की मृदा के बारे में पढ़ेंगे। यह व्याख्यान बीए पार्ट 3 प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है। मृदा अथवा मिट्टी एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण शैल शरण से होता है। साथ ही प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, धरातल एवं भूगर्भिक बनावट इसकी प्रकृति को निर्धारित करती है। किसी भी देश अथवा प्रदेश की प्रगति में मृदा के उपजाऊपन का महत्वपूर्ण योग होता है। वास्तव में कृषि का विकास एवं विस्तार ही मृदा की उपयुक्तता पर निर्भर करता है। एशिया के लिए कथन और भी अधिक उपयुक्त है क्योंकि यहाँ के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। एशिया की मृदाओं के संबंध में अनेक अनुसंधान किए गए हैं, किंतु आज भी यह कार्य अपूर्ण है। इस क्षेत्र में मृदा संबंधी जितने भी अनुसंधान किए गए उनमें अधिकांश इस प्रदेश से बाहर किए गए हैं। मृदा विशेषज्ञों का कहना है कि उष्ण प्रदेशों के मिट्टी संबंधी अनुसंधानों से उत्तर की तुलना में अधिक समान सामने आए हैं। एशिया का अधिकांश उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत है तथा यहाँ की मिट्टियों का पूर्ण अध्ययन एवं वर्गीकरण नहीं हुआ है। चीन के वृहत प्रदेश पर मृदा अनुसंधान पर्याप्त हुआ है, यद्यपि यह पूर्ण नहीं है। फिलीपींस की मृदा का अमेरिकन तथा जावा के डच विशेषज्ञों ने स्थानीय स्तर पर अनुसंधान किए हैं। भारत तथा जापान में आधुनिक समय में मृदा संबंधी महत्वपूर्ण अनुसंधान हुए हैं। इस क्षेत्र की मृदा के संबंध में सामान्य धारणा यह है कि यहाँ मृदा निर्माण दो प्रक्रियाओं से होता है। प्रथम पौडजोलीकरण, जो ठंडे एवं आर्द्र प्रदेशों में होता है। द्वितीय लेटराइटीकरण, लेटरलाइजेशन, जो गर्म आर्द्र प्रदेशों में होता है। एशिया के मृदा निर्माण में द्वितीय प्रक्रिया का योगदान सर्वाधिक है, लेटराइटीकरण का। एशिया का मृदा समुदाय यद्यपि अत्यधिक जटिल है, किंतु अध्ययन की सुविधा के लिए यहाँ प्रमुख मृदाओं का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। पहला है जलोढ़ मृदा, एल्यूवियल सॉइल। यह नदियों द्वारा विस्तृत नमीन मृदा है। जलोढ़ मृदा का जमाव मानसून एशिया के डेल्टाई प्रदेश में प्रमुखतः हुआ है। इसके क्षेत्रों में निचला गंगा का प्रदेश, उत्तरी चीन का तटीय प्रदेश, इरावदी एवं मिकांग नदियों का डेल्टाई भाग, दजला फरात का मैदान, सुमात्रा का पूर्वी तटीय क्षेत्र एवं सिंधु नदी का डेल्टाई भाग आदि हैं। यह मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से उत्तम होती है तथा प्रतिवर्ष बाढ़ से इसका नवीनीकरण होता रहता है। दूसरा हमारा जो मृदा समुदाय में वर्णन किया जाएगा उसका है पर्वतीय घाटी मृदा समूह, माउंटेन वैली सॉइल कॉम्प्लेक्स। यह मृदा अत्यधिक जटिलता लिए हुए है। इसका विस्तार हिमालय, पूर्वी तिब्बत, आंतरिक बोर्नियो, सुमात्रा, जावा में है। इन क्षेत्रों में तीव्र ढाल तथा घाटी से पर्वतीय क्षेत्र में परिवर्तन से मृदा की प्रकृति अत्यंत जटिल हो गई है। इसी कारण इस प्रदेश की मृदा को किसी एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा वानस्पतिक आवरण के कारण अधिक होती है। तीसरा लेटराइट मृदा, लेटराइट सॉइल। एशिया में लेटराइट मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। इस मृदा की उत्पत्ति रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम होती है। इसकी निर्माण प्रक्रिया में उच्च तापमान एवं वर्षा से सिलिका परतें विखंडित हो जाती हैं तथा आंतरिक जल से स्थानांतरित हो जाती है। मृदा की ऊपरी परत में लोह अंश एवं चिकनी मिट्टी रह जाती है जिसका रंग लाल या भूरा होता है। इस मृदा का
जितना अधिक लैटराइटीकरण होगा उतनी ही यह कम उपजाऊ होती है। अंत में यह लाल मृदा के रूप में होती है, जिसमें उपजाऊपन बहुत कम होता है। एशिया में इस मृदा का विस्तार दक्षिणी एवं पूर्वी भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोचीन, मलाया, दक्षिणी चीन एवं फिलीपींस में विस्तृत है। मरुस्थलीय मृदा, डेजर्ट सॉइल। पश्चिमी एशिया में थार मरुस्थल, पाकिस्तान, मंगोलिया से गोरबी के मरुस्थल तथा उत्तर पश्चिमी चीन के क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। यह मृदा बलुई तथा हल्के भूरे रंग की होती है, जिसमें नमक की प्रधानता होती है। यह वनस्पति अंश से शून्य होती है। वर्षा के अभाव के कारण इसमें बालू रेत की प्रधानता पाई जाती है। पांचवा, चेस्टनट भूरी मृदा, चेस्टनट ब्राउन सॉइल। एशिया में मरुस्थलीय एवं आर्द्र प्रदेशों के मध्य के क्षेत्रों में चेस्टनट भूरी मृदा का विस्तार है। इसके प्रधान क्षेत्र हैं साइबेरिया के स्टेपी मैदान, पश्चिमी एशिया, उत्तरी भारत और उत्तर पश्चिमी चीन। ये क्षेत्र मरुस्थलीय मृदा के सीमावर्ती भागों में है। इनका विकास प्राथमिक रूप से सघन घास एवं झाड़ियों के आवरण में हुआ है। इनमें वनस्पति का अंश तथा कैल्शियम पर्याप्त होता है। यदि पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता है तो कृषि के लिए मृदा उत्तम होती है। छठा है हमारा चेरनोजम या काली मृदा, चेरनोजम और ब्लैक सॉइल। एशिया में इस प्रकार की मृदा का विस्तार दक्षिणी भारत के मध्य तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, एशियाई रूस तथा अति सीमित क्षेत्र मंचूरिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में विस्तृत है। इसके काले रंग के कारण इसको काली मिट्टी कहा जाता है। दक्षिणी भारत में इसको रेगर या कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा का विकास प्राचीन एवं ज्वालामुखी शैल द्वारा माना जाता है। पहले इस मृदा वाले क्षेत्रों में सवाना घास का आवरण था, किंतु वर्तमान में अधिकांश क्षेत्रों में कृषि की जाती है। यह काले रंग की वनस्पति अंश से युक्त होती है, जिसमें चूने का अंश भी पर्याप्त मात्रा में होता है। कपास की कृषि के लिए श्रेष्ठ होने के कारण इसे कपास मृदा भी कहते हैं। सातवां है हमारा पॉडजोलिक सॉइल, पॉडजोलिक सॉइल। साइबेरिया के कोणधारी वन क्षेत्र, उत्तरी चीन के उच्च क्षेत्रों में, कोरिया तथा उत्तरी जापान में भूरे रंग की पॉडजोली मृदा का विस्तार है। इस मृदा में लोहा, चूना, पोटाश तथा खनिज अंश की प्रधानता होती है। इसमें वनस्पति अंश पर्याप्त मात्रा में होता है। गेहूं की कृषि के लिए यह मृदा उपयुक्त होती है। आठवां है हमारी पीली मृदा, येलो सॉइल। एशिया के पूर्वी चीन, दक्षिणी कोरिया एवं दक्षिणी जापान में पीली अथवा भूरी मृदा का विस्तार है। इसमें लोहांश अधिक होता है तथा पोटाश एवं वनस्पति अंश की कमी होती है। यह कम उपजाऊ होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। नवा और आखिरी भाग है हमारा मृदा का टुंड्रा मृदा, टुंड्रा सॉइल्स। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग अर्थात टुंड्रा में इस मृदा का विस्तार है। इसका विस्तार पूर्व में बेरिंग सागर से पश्चिम में यूराल पर्वत तक है। इसमें लोह अंश तथा रेत की मात्रा अधिक तथा वनस्पति अंश की कमी होती है। अत्यधिक शीत के कारण इस पर सदैव हिम जमी रहती है, अतः इसका कोई उपयोग संभव नहीं है। इस प्रकार हमारा ये एशिया की मृदा का वर्गीकरण समाप्त होता है। धन्यवाद।